आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये यहाँ भी मिलेगा, आगे हायर एजुकेशन में भी डिट्टो ऐसा ही मिलता है। हमें अच्छे से समझना है इसको। और ये एक हर मटेरियल के लिए, मतलब स्टील के लिए बनाओ तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ और बनेगा, स्टील बनाओ किसी भी वायर के लिए, कॉपर वायर का कुछ और बनेगा। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मटेरियल की जब टेस्टिंग की जाती है तो वहाँ पे बनाया जाता है कि इसका क्या बन रहा है। तो आपको दिख रहा है कि हमने वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को रखा है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को रखा है। आपको पता है कि स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेन जो होता है डेल्टा एल अपॉन एन होता है, या आपने बोला था कि डेल्टा वी अपॉन बी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। स्ट्रेन ये होता था, स्ट्रेस क्या होता था, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया, ये होता था। अब यहाँ पे ये कर्व आप एनसीईआरटी के थ्रू जाना, उसको एक बार पढ़ना भी, और ऐसा बना है। और ये एक वायर के लिए बना है। हमने एक वायर को टेस्ट किया है, उस वायर पे हम लोड ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। लोड बढ़ाने का मतलब है कि हम उस पर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हैं। अब सारे चेंज को हम समझते हैं, हम सारा पॉइंट लिखते हैं। पहले एक बार बता दूं कैसे बना है। देखो, ये हमारा स्ट्रेस और ये हमारा स्ट्रेन। ध्यान से बस देखना कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। और ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बस ऐसे बनेगा। तो आपको बस पॉइंट याद रखने हैं। और जो फ्रैक्चर पॉइंट है, अभी देख लेना सारी चीज़ें कैसे आता है। मैंने पहले से बना लिया कि मुझे टाइम ना लगे, क्योंकि हो सकता है मिटाना भी पड़े, एक बार में ना बने तो, ठीक है। अब देखो, पॉइंट है ओ से ए, ठीक है, पॉइंट ओ से ए, फिर ओ बी, फिर हमारा ओ सी, ओ सी नहीं सॉरी, ओ ए, ये ए बी के बाद हमारा बी सी, और बी सी के बाद हमारा सी डी, और सी डी के बाद हमारा डी ई। ये कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, कुछ एरिया दिख रहे हैं आपको। सबसे पहली चीज़ कि अगर ओरिजिन से ओ से ए की बात करो तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होता है लेस देन 2% होता है, और यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो होता है। हुक्स लॉ फॉलो होता है, इट मीन्स कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब यहाँ से ओ ए क्या हुआ, प्रोपोर्शनलिटी है। यहाँ पे ओ ए स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व में प्रोपोर्शनलिटी है, डैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एक वायर को टेस्टिंग किया गया, तो स्टार्टिंग में जितना हम स्ट्रेस बढ़ा रहे थे उतना स्ट्रेन बढ़ रहा था। एक पॉइंट तक गया, वो यहाँ तक गया ओ ए तक। मतलब कि जब तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, वो पॉइंट ए तक था। मतलब कि ये स्ट्रेस का पॉइंट है। अगर हम डॉटेड कर दें समझने के लिए, ठीक है, और एक इसके बीच में आ जाएगा ए, ठीक है, समझने के लिए। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्ट्रेस का वो पॉइंट है, और ये स्ट्रेन जहाँ पे हमारी प्रोपोर्शनलिटी फॉलो हो रही है, जहाँ पे हम हुक्स लॉ को फॉलो होते हुए दिख रहा है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। अगर वो 11th का है, अगर वो पीसीएम ग्रुप का है, तो पीसीएम या पीसीबी। तो हमने सबसे पहले देखा कि एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो हमने बोला कि ये प्रोपोर्शनल पॉइंट है ए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बी, तो हमने और स्ट्रेस बढ़ाया, और हमने स्ट्रेस बढ़ाया तो हम यहाँ पहुँचे इस वाले पॉइंट पे। तो वहाँ हमने देखा कि ये इलास्टिक लिमिट है, ये है जो इलास्टिक लिमिट है। अब इलास्टिक लिमिट इट मीन्स कि मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच ए बॉडी रिटेन्स इट ओरिजिनल शेप एंड साइज। ये वो पॉइंट है जहाँ पे अगर हम पहुँचते हैं तो बॉडी फिर अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ सकती है। इलास्टिक लिमिट यही होता था। तो जब वायर की स्ट्रेन
सॉरी स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व ड्रॉ की गई, तो सबसे पहले पॉइंट ए मिला जो ये कह रहा था कि यहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद पॉइंट बी मिला जो इलास्टिक लिमिट था। ये हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पहुँचते हैं तब भी हम वापिस जा सकते हैं, मतलब ओरिजिनल शेप और साइज पा सकते हैं। फिर हमारा आया सी, चेन्नई, इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग यील्ड पॉइंट। जो हमारा BC है यील्ड पॉइंट है। ओके, अब इस यील्ड पॉइंट में क्या होगा, हम थोड़ा सा स्ट्रेस अगर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाते हैं हल्का सा भी, तो हमारा स्ट्रेन चेंज हो जाता है। ओके, हल्का सा भी अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो हमारा स्ट्रेन चेंज हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद आया था हमारा D। तो D क्या है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, आप जो बोलना चाहो इसको बोल सको। अब आपको ये D क्या दिख रहा है, इस स्ट्रेस वाले कर्व पे जो D है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की वैल्यू रखा है। जो D पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की वैल्यू रखा है। इट मीन्स डेट कि ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है। और ये दिल्ली वाला जो D दिख रहा है वो अपना पॉइंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस रख रहा है, हम इसलिए इसको बोल रहे हैं मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि अगर यहाँ तक पहुँचा कोई मटेरियल तो यहाँ से वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके अंदर फ्लूइडिटी आ जाती है, बहने लगता है वो इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद। उसके बाद आया हमारा E। हमारा E जो है ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, आप जो बोल दो, फ्रैक्चर पॉइंट बोल दो, फ्रैक्चर पॉइंट। इट मीन्स डैट कि उस पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो मटेरियल ब्रेक कर जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और ध्यान से देखो कि जब हमने एक वायर के लिए अपने सिलेबस में एक वायर के लिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा मिला। जैसे जैसे हमने लोड बढ़ाया, जैसे जैसे हमने ग्रेजुअली स्ट्रेस बढ़ाया तो हमारा स्ट्रेन चेंज हुआ। और हम उसमें ये देख रहे हैं कि सबसे पहले वो पॉइंट ए पहुंचता है, और पॉइंट ए कहाँ तक है, जहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। इट मीन्स कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर हमने थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा दिया, थोड़ा सा लोड और बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा लोड बढ़ा दिया तो हम पॉइंट बी पे पहुँचे जो कि हमारा इलास्टिक लिमिट है। हमें पता चला कि हम इस लोड के बाद भी वापस जा सकते हैं। इट मीन्स डैट कि वो इलास्टिक लिमिट हुआ कि द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच ए बॉडी रिटेन्स इट ओरिजिनल शेप एंड साइज, बी तक की बात हो गई। फिर हमने स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा लोड और बढ़ाया, तो हमने देखा कि थोड़ा सा लोड बढ़ा रहे हैं तो हमारा स्ट्रेन चेंज हो रहा है। थोड़ा सा भी अगर लोड बढ़ा रहे हैं तो हमारा स्ट्रेन चेंज हो रहा है। इट मीन्स डैट कि वो यील्ड पॉइंट है। अब इसमें भी दो यील्ड पॉइंट होता है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, जो कि हमको इतना डिटेल में नहीं देखना है। उसके बाद अब उसके अंदर बहने वाली प्रक्रिया आ जाएगी। इट मीन्स कि अब उसका अंतिम ही चल रहा है। अब थोड़ा सा भी कुछ होता है तो स्ट्रेस अगर चेंज होता है तो फ्रैक्चर पॉइंट गेट कर प्राप्त कर लेता है, मतलब वो फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो मटेरियल आपको अब पता चला यहाँ से कि कब क्या होता है, कब टूट जाता है मटेरियल, कब तक सही रहता है, उसके बाद कब थोड़ी, मतलब यहाँ से आप लाइफ उसकी देख सकते हो कि वो कहाँ तक क्या होगा, कितना बियर कर सकता है और कब वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हेल्प से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा अपने बुक के थ्रू। एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा भी है सारा चीज़। अब एक चीज़ हमारे पास है कि अगर कोई मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करती है तो हम क्या कहेंगे, और एक दो चीज़ आती है उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। कोई मटेरियल अगर हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करती है तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल है इलास्टोमर्स। ये वो मटेरियल होते हैं जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं या जिनके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट फिर भी ये इलास्टिसिटी जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, इलास्टोमर्स आर द मटेरियल विच डोंट फॉलो हुक्स लॉ बट
दे ऑल्सो हैव प्रॉपर्टी टू शो इलास्टिसिटी, उनके पास फिर भी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलास्टिसिटी शो करते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे बायो में आपने पढ़ा होगा इसको, टिश्यू के अंदर जो होता है ऑर्टा, ठीक है, रबड़, तो ये लोग इलास्टिक मटेरियल नहीं होते हैं बट फिर भी इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है। आप बायो में अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा आपने इसको समझा होगा कि जब प्रेशर बढ़ता है तो ये एक्सपैंड कर देता है, फिर प्रेशर कम होता है तो कम कंट्रैक्ट हो जाता है। इस आयोर्टा टिश्यू आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो ग्राफ होता है, ये स्ट्रेन और ये हमारा स्ट्रेस, तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। ये अगर कोई बोले कि आप इलास्टोमर्स के लिए या अयोर्टा के लिए ग्राफ बनाइए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो चीज़ आती है, एक इसी से रिलेटेड है तो बताते चलते हैं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, कोई पूछ देता है कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये एक टाइम है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप और साइज गेन करने में डिले करता है, उस डिले को ही हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। नहीं हम कहीं से निकले, थोड़ी देर कर दिए, जैसे मैंने एक वायर लिया, इस पे मैंने फोर्स लगाया, पुल किया इसको, तो ये अपने फिर ओरिजिनल शेप और साइज में जाने में कुछ टाइम लेगा, उसी टाइम को हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। द डिले इन गेनिंग द ओरिजिनल शेप एंड साइज बाय द मटेरियल इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जो उसको समय लगता है, जो उसको देरी होती है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में जाने में, उसी को हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। द डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल शेप एंड साइज बाय द मटेरियल इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, उसी को हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। एक चीज़ यहीं से रिलेटेड है, वो है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग, अब ये क्या होता है सर? तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ यूज करते करते ख़राब हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। हम किसी चीज़ को बार बार यूज करते हैं, जैसे रबर को हम बार बार यूज करेंगे तो उसके अंदर की स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है, उसी को इलास्टिक फटीग कहते हैं। ओके, कि इलास्टिक फटीग क्या होता है? तो इलास्टिक फटीग को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या आप लिख सकते हो इसको, कि द लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बाई रिपीटेडली यूजिंग और बाई रिपीटेडली अल्टरनेटिंग अप्लाइंग स्ट्रेन। एक रबड़ की बात करो तो रबड़ को बार बार आप उसका लेंथ चेंज कर रहे हो, इसे इसे स्ट्रेच कर रहे हो, तो उसके अंदर एक समय आएगा कि उसका सारा स्ट्रेंथ जो एनर्जी है वो सब खत्म हो जाएगा, वो सही वर्क नहीं करेगा, तो उसको इलास्टिक फटीग कहते हैं। तो क्या होगा? द लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाई रिपीटेडली अप्लाइंग स्ट्रेन, by repeatedly applying strain और by repeatedly applying alternating strain to the material। किसी भी मटेरियल पे आप स्ट्रेन चेंज करते रहो उसको बार बार, तो थोड़ी समय बाद उसकी जो ताकत होगी वो ख़त्म हो जाएगी, जिसे हम इलास्टिक फटीग कहते हैं, ठीक है। तो हमने इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या बोला? तो द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल शेप एंड साइज, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में जाने में कुछ टाइम लगता है, उस टाइम लगने वाले टाइम को ही हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। इलास्टिक फटीग किसी भी मटेरियल का शक्ति खत्म हो जाना, अपना वर्क अच्छे से वर्क ना कर पाना, इलास्टिक फटीग होता है। और ये कब होता है? जब हम उसको बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ है हमारी आज की टॉपिक, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है और ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकली ही है, मेमोराइज करने वाला ही है, तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसमें आना चाहिए, हुक्स लॉ आना चाहिए, यंग्स मॉडुलस आना चाहिए। अब एक है हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे अब हम लोग, आई थिंक बीटा है ना, ये बीटा से, ठीक है, बल्क मॉडुलस। अब ये क्या हुआ सर? तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? तो बोलोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक
वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। अब ये लाया जाएगा अभी कैसे। बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कि अब देखो कल जो मैंने बताया था, ये एक मटेरियल है, ठीक है, हम इस पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस पे इसका वॉल्यूम पहले V था, पहले इसका वॉल्यूम V था, हमने स्ट्रेस प्रेशर अप्लाई किया, नॉर्मल प्रेशर जो कि एक स्ट्रेस ही है, तो इसका स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम कम हुआ, इसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम कम होगा। और वॉल्यूम कम होने का मतलब कि उसका डायरेक्शन, जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो डैट इज जो वॉल्यूम कम होगा वो डेल्टा माइनस वी होगा। डायरेक्ट फिजिक्स में माइनस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, अगर ये एक्सपांड करता है तो हम प्लस लिखते हैं, अगर ये कंप्रेस कर रहा है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, पहले ज़्यादा था अब कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको क्या करना है, तो अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या बना, तो सर बोलोगे सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब कि रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो प्रेशर है, इट मीन्स डैट कि अगर हम यहाँ P पुट कर दें तो यही तो रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया हुआ, अगर समझना हो सीधी सीधी तो। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, तो सर चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको कर लो तो क्या होगा, माइनस पी वी अपान डेल्टा वी, यही हमारा बल्क मॉडुलस है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कब आएगा, जब हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करके उसका वॉल्यूम चेंज करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा, ठीक। और मैंने माइनस साइन बस इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, माइनस जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, प्रेशर के बराबर है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, तो ये पुट कर दिया मैंने, तो हमारा बल्क मॉडुलस ये बना बीटा, ठीक है। आप यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट लिख लो, ये V और V सेम फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट लेस होगी, इट मीन्स कि जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वही हमारा बल्क मॉडुलस का यूनिट होगा, ठीक है। अब यहीं से इसको देख लो, एक इसमें छोटा भाई है इसका जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ये क्या होता है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इसको छोटू के से लिखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। जब बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल करेंगे, बल्क मॉडुलस को उल्टा करेंगे, इट मीन्स कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो हमारा जो आएगा वो हमारा बनेगा कंप्रेसिबिलिटी। आप ध्यान से इस चीज़ को देखो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओके। तो अब इसको उल्टा करो, इसको बीटा या बी आप जो लिखना चाहो लिखो, कोई बात नहीं। इसको के छोटू के से लिखते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इट मीन्स कि यहाँ से सीधे उल्टा कर दो, तो छोटा के इक्वल टू 1/b ये बनेगा। अब देखो, अब इसको अगर पुट करेंगे तो के इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा वी अपॉन पी वी, ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी आ गया। बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में भी है, एक्सरसाइज में तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस चैप्टर के सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करना है आपका आंसर आ जाता है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, पॉइजन्स रेशियो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो सारा हमें पढ़ना नहीं है, हमें एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी नहीं पढ़ना है, निकाल दिया है। बाकी हमने 3 चीज़ पढ़ ली है, एक यंग्स मॉडुलस पढ़ा है, एक बल्क मॉडुलस पढ़ा है, और एक पढ़ना हो तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ सकते हैं, डैट इज ईटा इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, जो कि मैंने कल थोड़ा सा बताया था। तो इस चैप्टर में बाकी जो सारी चीज़ें हमें एकेडमिक में नहीं देखना है, बट
कभी बोनस के टाइम बोनस जैसा बाकी सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे। तो अभी इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप मेहनत करिए। ये चैप्टर नंबर देने में आगे है। अगर एकेडमिक की बात करो तो नंबर पढ़ो, नंबर बोनस का ले जाओ, फ्री का नंबर ये चैप्टर देता है। ये चैप्टर और यूनिट एंड मेजरमेंट 2 ऐसे चैप्टर हैं जो फ्री के नंबर देते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपके नंबर फ्री के आ जाते हैं। बाकी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, कहीं डेरिवेशन है तो कहीं न्यूमेरिकल अप्रोच है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।